वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र सरकार पर गहराया संकट, शिंदे के साथ आए 37 शिवसेना विधायक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शिंदे ने राज्यपाल को चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी पर 37 शिवसेना विधायकों के हस्ताक्षर भी हैं और शिंदे के साथ इस समय कुल मिलाकर 46 विधायक हैं। तो गुवाहाटी से मुंबई जा सकते हैं एकनाथ शिंदे। हर खेमे में बैठक और रणनीतियों का दौर भी जारी है लगातार। गुवाहाटी में हुई शिंदे गुट की अहम बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शिवसेना के 37 से ज्यादा विधायकों के समर्थन की चिट्ठी एकनाथ शिंदे ने स्पीकर को भेजी है। कुल मिलाकर शिंदे के साथ इस समय 46 विधायक बताए जा रहे हैं और जो चिट्ठी भेजी है उस चिट्ठी पर 37 शिवसेना विधायकों के हस्ताक्षर हैं। यानी कि आंकड़ा देखें तो इससे ये नजर आता है कि 2/3 आंकड़ा तो पार कर लिया है शिंदे ने दल बदल कानून से बचने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार पर सियासी संकट गहराया हुआ है और शिंदे के साथ शिवसेना के 37 विधायक आ चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर है। शिंदे ने राज्यपाल को चिट्ठी भेजी है और उस चिट्ठी पर 37 शिवसेना विधायकों के हस्ताक्षर हैं। आपको बताएं कि इससे पहले जो एकनाथ शिंदे ने चिट्ठी भेजी थी उसमें 34 विधायकों के हस्ताक्षर थे, लेकिन अब जो चिट्ठी भेजी गई है एकनाथ शिंदे की तरफ से, देखिए वो चिट्ठी भी आपको दिखा रहे हैं। हर एक जो विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ है। ये कहा जा रहा है कि इस चिट्ठी में उन विधायकों के ये सिग्नेचर हैं, साइन है, नाम के आगे सिग्नेचर आप देख रहे हैं। और ये जानकारी है कि इस चिट्ठी में 37 शिवसेना विधायकों के हस्ताक्षर हैं और कुल मिलाकर अगर आंकड़े की बात की जाए तो ये जानकारी है कि शिंदे के साथ इस समय कुल 46 विधायक हैं। यानी कि 46 विधायक शिंदे के समर्थन में बैठे हुए हैं और ये भी जानकारी है कि गुवाहाटी से मुंबई जा सकते हैं एकनाथ शिंदे, क्योंकि शिवसेना की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि आकर बात करें और तभी इस पूरे मसले का हल निकाला जा सकता है। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि अगर कल की अपेक्षा या फिर उससे पहले की अपेक्षा अगर बयान देखे जाए शिवसेना के, तो वो अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि संजय राउत ने इससे पहले ये कहा था कि ना शिंदे अलग हैं और ना हम अलग हैं, हम सब एक ही हैं और बातचीत से रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन आज राउत के बयान अलग नजर आ रहे हैं और बदले बदले उनके सुर भी नजर आ रहे हैं। तो हर खेमे में बैठक और रणनीतियों का दौर जारी है और देखिए फिर चाहे वो शिवसेना हो, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, फिर चाहे वो एनसीपी हो और फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि ये भी जानकारी है कि अब बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। अंदरूनी तौर पर बैठकों का दौर बीजेपी में चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो महाराष्ट्र सरकार पर, जो उद्धव सरकार पर संकट गहराया हुआ है, उसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो सत्ता की बात की जा रही थी, क्योंकि 37 शिवसेना विधायकों के सिग्नेचर वाली ये चिट्ठी आप देख रहे हैं, ये राज्यपाल को भेजी गई है एकनाथ शिंदे की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के लिए विनोद ओझा, महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और विनोद जी, अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि शिंदे के पास जो तमाम विधायक जो पहुंच रहे हैं, ऐसे में शिवसेना के कितने हैं, लेकिन जो चिट्ठी सामने आई है शिंदे की तरफ से जो भेजी गई है राज्यपाल को, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि 37 विधायक शिवसेना के उसमें। इसका मतलब ये है कि 2/3 आंकड़ा तो शिंदे पार कर चुके हैं। जी दीपिका, 37 विधायकों का लिस्ट जो उन्होंने जारी किया है, 37 के अलावा दिलीप लांडे एक आज ही कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं होटल पर गुवाहाटी में। जी। तो उनके पास 38 का आंकड़ा है। लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि जो शिवसेना का पुराना गठ है, उद्धव ठाकरे के साथ जो लोग हैं, वो सिर्फ 13 विधायक है। अगर 37 हम मान लें तो 18 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ होना चाहिए, लेकिन वो 18 विधायक दिख नहीं रहे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज कुछ और विधायक हो सकता है कि शाम तक गुवाहाटी के होटल में पहुंच जाए। जी। तो आंकड़ा तो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, 2/3 बहुमत एकनाथ शिंदे के साथ है, ये सही है और ये दिख गया। जी। और विनोद जी, इसका मतलब फिर क्या निकाला जाए, इसके क्या मायने निकाले जाए? क्योंकि इससे पहले हम देखा था कि 34 हस्ताक्षर वाले विधायकों की चिट्ठी राज्यपाल को इससे पहले शिंदे ने भेजी थी और वो ये कह रहे थे कि हमारे पास अभी 34 शिवसेना के विधायक हैं, लेकिन वो 2/3 आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे। हालांकि अगर उन्हें कार्रवाई से बचना है तो फिर कम से कम ये कहा जा रहा था कि 2/3 आंकड़ा तो आपको पार करना होगा।
अब ये जो 37 विधायकों की सिग्नेचर वाली चिट्ठी राज्यपाल को भेजी है शिंदे ने, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, एकनाथ शिंदे के पास में नंबर्स है, उसमें दो राय नहीं है, और ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के गुट को भी समझ में आ गया है। और इसी को लेकर के आज जो मीटिंग चल रही है, वो जिला अध्यक्षों और जो उनके नगर सेवक है, उनकी मीटिंग आज रखी गई है। उनके जो जिला प्रमुख है, उनकी मीटिंग अभी चल रही है, और उद्धव ठाकरे उसको संबोधित भी कर रहे हैं। शाम को 7:30 ठीक है बजे। विनोद जी, हम आपका रुख करेंगे। निरंजन परिहार जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। निरंजन जी, बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। और लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि अब ये कहा जा रहा था कि अगर दावा ठोकना है शिंदे को तो 2/3 तो आंकड़ा पार करना होगा, लेकिन ऐसे में जो अब चिट्ठी आई है, जो चिट्ठी एकनाथ शिंदे की तरफ से भेजी गई है राज्यपाल को, उसमें ये दावा वो कर रहे हैं कि शिवसेना के 37 विधायकों के सिग्नेचर हैं उसमें। तो अब ये मामला हम कहाँ समझें इसको? अब ये पूरा घटनाक्रम कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? फिर किस तरीके से इसको अब समझें और इसके क्या मायने निकाले जाएं? घटनाक्रम बिल्कुल साफ है दीपिका कि ये शिवसेना अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से किसी के लिए भी पीछे हटना बहुत मुनासिब नहीं है। उद्धव ठाकरे लगभग सरेंडर की मुद्रा में है और इनकी पार्टी पूरी की पूरी एक तरह से हाईजैक करके एकनाथ शिंदे लेकर गए हैं गुवाहाटी। पार्टी में जितने लोग इनके साथ में हैं उनमें कुल मिला के 13 विधायक कहे जा रहे हैं, लेकिन उन 13 में से कितने बचेंगे ये कोई आत्मविश्वास के साथ नहीं कह सकता, न ही उद्धव ठाकरे, न ही आदित्य ठाकरे, न ही शिवसेना का कोई भी नेता, क्योंकि जिस तरह से सारे के सारे लोग एकनाथ शिंदे के पास पहुंचे, उनके पास कुल मिला के 37+1 है और कहा जा रहा है कि 38+1 है, लेकिन उनका नंबर पूरा हो गया है जो उनकी अगर पार्टी के विधायक दल में खुद के नेता साबित करने का। लेकिन फिर भी इस मामले को इसलिए लंबा किया जा रहा है क्योंकि राजनीतिक रूप से जो लोग या जिन लोगों के भरोसे ये सब कुछ राजनीतिक संकट महाराष्ट्र में आया है उसके नीति नियंता कोई और है और वो जैसा कहेंगे वैसा होगा। मेरी राय में मेरा जो मानना है वो ये है कि ये किसी भी हालत में आसानी अभी 3-4 दिन और चलेगा लंबा, क्योंकि इससे की लंबे होने की गुंजाइश सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो जो लोग शिवसेना के विरोध में है, शिवसेना की रणनीतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी जो नुकसान पहुंचा महाराष्ट्र में उसके विरोध में है, वो लोग शिवसेना को ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं है। ये पक्का साबित हो रहा है क्योंकि अभी देखिए शिवसेना के जो बचे खुचे जो रणनीतिकार हैं उनमें से 2 सांसद, एक राज्यसभा के, एक लोकसभा के, अरविंद सावंत और एक और सांसद, ये दोनों विधानसभा उपाध्यक्ष के पास चिट्ठी लेकर पहुंचे पार्टी की, लेकिन अभी विधानसभा के उपाध्यक्ष ने टाइम नहीं दिया इनको। करीब वो 11:30 बजे वहां पहुंचे हैं। अब 2:30 बजे 3 घंटे से 2 सांसद विधानसभा में विधानसभा उपाध्यक्ष के सामने बैठे चिट्ठी लेकर और वो उपलब्ध नहीं है, जबकि वो विधानसभा का उपाध्यक्ष इनका अपना है। अच्छा निरंजन जी, एक बात और मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए अब कल के बयानों को देखें और आज के बयानों को देखें तो संजय राउत के बयानों में आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा, लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार भी ये कह रहे हैं कि बागियों को कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जो बयान सामने आ रहे हैं और शिवसेना के जो सुर बदले हैं, संजय राउत के जो बयान बदले हैं, उसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए संजय राउत के बयान उनकी पार्टी की रणनीतियों के आधार पर होते हैं। संजय राउत के व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उनको जैसा कहा जाता है वैसा बोलते हैं। वो उनका बोलना अच्छा है, शब्दावली अच्छी है, हिंदी बहुत अच्छी है उनकी, इसीलिए तो पार्टी की तरफ से जो समझाया गया वो मैं इसलिए आपसे निरंजन जी ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि पता है सभी को, क्योंकि बहुमत तो नहीं रह गया है अब महाविकास आघाड़ी के पास, क्योंकि शिवसेना के विधायक टूट चुके हैं ज्यादा से ज्यादा और दावा भी शिंदे अब कर चुके हैं, वो चिट्ठी लगातार भेज रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो ये कह रहे हैं कि आप मुंबई आइए तब बात होगी। तो क्या अभी भी यहाँ उनको पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि यहाँ पर जब विधायक आ जाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं कन्विंस कर लिया जाएगा, बातचीत से रास्ता खुल जाएगा? दीपिका, अभी मुझे लग रहा है कि ये जो कह रहे हैं कि मुंबई आकर बात करेंगे, मुंबई आना चाहिए उनको, तो मेरे पास जो खबर है अभी भी एकनाथ शिंदे वहां से रवाना हो चुके हैं, रवाना हो रहे हैं और मुंबई आ रहे हैं। अब उसके बाद में क्या बात होती है क्या नहीं होती उस पर निर्भर करेगा। मुझे लगता है 3-3.5 घंटे के बाद में ये राजनीतिक ड्रामा बिल्कुल हाई वोल्टेज पे पहुंच जाएगा जब एकनाथ शिंदे मुंबई में पहुंचेंगे। लेकिन इनकी भाषा इसलिए बदली हुई है शिवसेना की क्योंकि अब इनको समझ में आ गया है कि इनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। और अगर उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि वो मुख्यमंत्री पद तो वैसे ही छोड़ चुके, मुख्यमंत्री वाला सरकारी घर पहले ही छोड़ चुके, अब उनके सामने कुल मिलाकर सिर्फ पार्टी को बचाने
और अपने हाथ में जो कुछ है उसको बचाए रखने की जो कोशिश है वो है, और इस कोशिश में वो कितने सफल हो पाते हैं इस पर भी बहुत बड़ी गुंजाइश है। क्योंकि शंका इसलिए है उस पर क्योंकि अब उद्धव ठाकरे पास कोई बचा नहीं, ना विधायक है ना सांसद है। क्योंकि आप देखिए ये सबको धीरे धीरे पता चलने लग गया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में विधानसभा का मामला जैसे ही सेटल हो जाएगा इस देश में, दिल्ली में एक बहुत बड़ी टूट होगी शिवसेना में, और शिवसेना के संसदीय दल में लगभग 2/3। ठीक है निरंजन जी, मैं रोक रही हूँ जरा। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को अल्टीमेटम दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि बागी विधायकों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को देखिए अल्टीमेटम दे दिया है, और बागी विधायकों को 24 घंटे का अल्टीमेटम उद्धव ठाकरे ने दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पल पल की तस्वीर बदल रही है। हालांकि जिस तरीके से निरंजन जी बता रहे हैं कि थोड़े समय में मुंबई पहुंच जाएंगे एकनाथ शिंदे, और इसके बाद ये हाई वोल्टेज ड्रामा और भी ज्यादा देखने को ये मिलने वाला है। और निरंजन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निरंजन जी, अब पता है कि नहीं मान रहे हैं विधायक, लेकिन बावजूद इसके अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दिया जा रहा है। इससे पहले व्हिप जारी किया गया था, उसके मद्देनजर भी बैठक में कोई विधायक नहीं लौटा, नहीं पहुंचा। लेकिन अब एक बार फिर से बागी विधायकों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देने का मतलब क्या समझ आए? होने वाला हो उसकी क्रेडिट लेने का काम शिवसेना की करने की शुरू से एक रणनीति रही है। अब जब वहां से विधायक रवाना होने की तैयारी में है और एकनाथ शिंदे वहां से मुंबई के लिए निकल चुके हैं, तब ये कह रहे हैं कि 24 घंटे में आप आइए, और अल्टीमेटम दिया है। शिवसेना में अब इस तरह के उद्धव ठाकरे के किसी भी अल्टीमेटम की कोई बहुत ज्यादा ताकत नहीं रह गई है। लेकिन सिर्फ ये कि देखिए हमने अल्टीमेटम दिया और उसको एकनाथ शिंदे को उनको आना पड़ा मुंबई, तो ये एक तरह से उस सीधी सरल सामान्य लोगों की भाषा में कहे तो चलती गाड़ी में सवार होकर स्वयं को ताकतवर साबित करने का वाला मामला है कि हमने अल्टीमेटम देते ही एकनाथ शिंदे को मुंबई आना पड़ा। पर इतना जरूर है कि उद्धव ठाकरे एक तरह से सरेंडर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर वो एक स्वयं को बहुत ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इसमें असफल रहे। और अब हालत ये हो गई है कि उनको आने वाले कुछ घंटों में। लेकिन निरंजन जी, आप बोल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे कुछ ही समय में मुंबई पहुंच जाएंगे, लेकिन जब वो पहुंचेंगे तो आगे के घटनाक्रम को किस तरीके से समझे, फिर कैसे वो बढ़ेगा? क्योंकि शरद पवार को हमने सुना था, वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि हमारे पास बहुमत है या नहीं है ये तो फ्लोर पर पता चलेगा। देखिए, उद्धव ठाकरे के साथ में अब एकनाथ शिंदे रहें इसकी गुंजाइश 0% है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आपको अगर भारतीय जनता पार्टी से समझौता करना होगा, इधर हिंदुत्व से समझौता जो किया उसका कलंक उद्धव ठाकरे ढो रहे हैं 2.5 साल से, वो उनको धोने के लिए या तो शिवसेना पूरी की पूरी बीजेपी की तरफ जाए, या फिर उन्होंने कह दिया है कि हम बाला साहेब की महाशक्ति बनकर सामने उभरेंगे और हमारे साथ में बाला साहेब की महाशक्ति है। इससे समझ जाना चाहिए कि वो एक तरह से शिवसेना को तो उन्होंने हाईजैक कर लिया है, ये पक्का है। अब वो आगे की किस तरह की रणनीति बनाओ, देखिए अब इस पूरे एपिसोड में शरद पवार सिर्फ दर्शक बने हुए हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं है कि वो क्या करे, क्योंकि उनको जो कुछ करना था कर सकते थे या कर पा रहे थे वो कर चुके, और उसमें वो फेल साबित रहे। अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर ताकतवर बने रहते तब तो शरद पवार के कुछ करने की और उनके कुछ किए हुए की ताकत दिखती। लेकिन अब शरद पवार और बिल्कुल मूक दर्शक की तरह है, उनके कहने की कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक अहमियत नहीं बची है। हाँ, कांग्रेस जो है वो इस पूरे एपिसोड में बिल्कुल अदृश्य है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से सरकार में दिख रही थी और नहीं दिख रही थी, वैसे ही आज इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में कहीं नहीं दिख रही है। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी। ठीक है निरंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए कि सरेंडर कर चुकी है शिवसेना पूरी तरीके से। और अब क्योंकि एकनाथ शिंदे मुंबई लौटेंगे तो ये सियासी ड्रामा और ये घमासान और भी मचना अब जाहिर है कि इस तरीके से अब घमासान जो मचा हुआ है वो अभी कुछ दिन तक और चलेगा, ये एक्सपर्ट बता रहे हैं। विनोद मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, आप देखिए अभी तक तो ये निरंजन जी बोल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे मुंबई लौटेंगे और कुछ ही घंटों में लौट जाएंगे। अब ऐसे में शिवसेना की तरफ से तो अल्टीमेटम दिया गया है 24 घंटे का, लेकिन एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि शिवसेना अब सरेंडर कर चुकी है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है शिवसेना के पास। जी दीपिका, कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे आ रहे हैं और डिप्टी स्पीकर को मिलेंगे और हो सकता है कि राज्यपाल से भी समय मांगे, क्योंकि उन्होंने मन बना लिया है उनके लोगों पर और उनके ऊपर जो कार्रवाई की मांग की गई है उद्धव ठाकरे के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि मेल मिलाप तो संभव नहीं है,
नंबर उनके पास है, तो उनको ज्यादा कुछ दिक्कत भी नहीं है। और उद्धव ठाकरे का जो गठ है, जो ग्रुप है, वो ये समझ चुका है कि विधायक तो हमारे हाथ से निकल गए हैं, लेकिन जो भी शिवसेना के नेता हैं, जो जिला प्रमुख है, जो सांसद है, जो नगर सेवक है, उनको संभाला जाए ताकि पार्टी संभल जाए। और उसी को लेकर के जब हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अभी ऑलरेडी जिला प्रमुख के साथ बैठक हो रही है और उसको उद्धव ठाकरे संबोधित कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने अभी अभी जिला प्रमुख के साथ बैठक में ये कहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ मैंने क्या कम ज्यादा किया। उनको अपने खाते का 2 मंत्रालय दे दिया, नगर विकास मंत्रालय दिया उनको। तो हमने अपने तरफ से कुछ भी कमी नहीं छोड़ी। यानी कि भावात्मक और एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश अभी भी की जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से, क्योंकि वो बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि सरकार तो अब नहीं रहनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक घमासान के बीच शिवसैनिक संजय राउत का, शिवसेना के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि संजय राउत ने यह कहा है कि अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे हैं, लेकिन शिवसेना सड़क और कोर्ट दोनों की लड़ाई जीतेगी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में भले ही आम शिवसैनिक उद्धव का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ठाणे में शिंदे को ही समर्थन मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक शिंदे के मतदान क्षेत्र की शिवसेना नगर सेविका जयश्री डेविड के पति जेरी डेविड, नगर सेविका निर्मला कडसे के पति शरद कडसे और निवर्तमान स्थायी समिति अध्यक्ष राम रेपाले भी शिंदे के समर्थन में गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। इतना ही कहा ना, ये कानून की लड़ाई है, कानून से होगी। रास्ते की लड़ाई रास्ते पर, सड़क पर हो सकती है, हो जाएगी। अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे, चाहे कितने भी लोगों को आप खरीद लो, दबाव डालो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज़ की लड़ाई और सड़क की लड़ाई, दोनों में हम जीत जाएंगे। और देखिए, महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के गुट को समर्थन देने वाले बैनर लगाए जा रहे हैं लगातार। दरअसल नासिक में शिवसेना चिकित्सा सहायता सेल के पदाधिकारियों ने एकनाथ शिंदे के समर्थन में नासिक शहर में बैनर लगाए हैं, वो आप देख रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि नासिक के मालेगांव के शिवसेना विधायक, राज्य के कृषि मंत्री दादा भुसे और नांदगांव के विधायक सुहास कांदे एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो चुके हैं, जिससे कि नासिक में खलबली मची हुई है। और नासिक में देखिए किस तरीके से खलबली मची हुई है, क्योंकि विधायक ने भी शिंदे को समर्थन दे दिया है। और ये जो बैनर पोस्टर आप देख रहे हैं शिंदे के समर्थन में, ये नासिक में लगे हुए हैं। तो एक तरफ तो शिवसेना ये कह रही है कि सड़कों पर अभी शिवसैनिक नहीं उतरे हैं, संजय राउत का बयान सामने आया, लेकिन दूसरी तरफ तमाम जगहों पर, उसमें नासिक भी शामिल है, वहाँ पर शिंदे के समर्थन में बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सख्ती दिखाई है और कई विभागों ने सिफारिश के बल पर अटैचमेंट करवाने वाले कर्मचारियों की संबद्धता खत्म करने के आदेश भी दिए हैं। अब राज्य में ऐसे ही कर्मचारियों अधिकारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी संदेश देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि उद्यान और ग्रामीण विकास में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म कर दिए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक उद्यान विभाग में अब तक 160 कर्मचारियों की संबद्धता खत्म की गई है और इसके बाद उन्हें फील्ड में भेजा गया है। और इसी तरह कृषि विभाग में 46 कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म किए गए, जबकि ग्रामीण विकास विभाग में भी 15 कर्मचारियों को फील्ड में भेजकर उनकी संबद्धता खत्म की गई है। राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में तबादलों को उद्योग न बनाए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं और इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री के स्तर पर अपने विभागों में बदलाव किए गए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ये कहा है, उन्होंने अपने विभाग में कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। हालांकि कई बार भारी दबाव होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म कर बड़े बदलाव करने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने जिन अधिकारियों को फील्ड में होना चाहिए था और वो देहरादून में बैठे हुए थे,
मैंने 100 हॉर्टिकल्चर के अंदर 160 कर्मचारियों का मैंने अटैचमेंट समाप्त किया है, उनको फील्ड पर भेजा है। एग्रीकल्चर में मैंने 46 लोगों का समाप्त किया है। ग्राम विकास में मैंने 15 लोगों का समाप्त किया है। क्योंकि जिस भावना के साथ ये राज्य बना था, मैं तो आंदोलन में रहा हूँ, जेल गया हूँ, पुलिस की मार खाई, इस पीड़ा को मैंने झेला है। वो इसलिए बना था कि आज जो हमारी लखनऊ से योजनाएं बनती थी, हमारे सीमांत क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में उसका लाभ नहीं मिलता था। और उसके बाद भी ये स्थिति रहे कि कर्मचारी फील्ड में रहकर यहाँ रहे, ये हमने सुनिश्चित किया है। और मैं लगातार हर चीज की मॉनिटरिंग खुद कर रहा हूँ। और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान निदेशालय में राज्य के सभी 13 जनपदों में फील्ड पर किसानों से सीधा संपर्क रखने वाले मुख्य उद्यान अधिकारियों, जिला उद्यान और जिला कृषि अधिकारी के साथ वर्चुअल संवाद किया। कृषि और उद्यान विभाग के लिए आगामी 5 सालों का रोड मैप तैयार करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहे हैं। और वहीं राज्य के सभी 95 ब्लॉक से एक कृषि और एक उद्यान गतिविधियों में लगे किसानों से सीधा संवाद कर विजन डॉक्यूमेंट के लिए सुझाव भी लिया जा रहा है। गणेश जोशी ने कहा कि अधिकारी आंकड़ों की बाजीगरी के बजाय फील्ड में काम दिखाएं और 5 साल में औद्योगिकी के उत्पादन को 2 गुना करने का काम करें। सभी जिलों के CHO DPO से बातचीत की, उनकी अभी तक की क्या प्रोग्रेस है उनकी जानकारी ली और हम एक विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हॉर्टिकल्चर के, विशेषकर हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में हम अपनी, उदाहरण के लिए हमारे यहाँ 60,000 टन सेब का उत्पादन होता है और हमारे बगल में हिमाचल है, जो हमारा जैसा ही राज्य है, वहाँ 9 लाख टन सेब पैदा होता है। तो कम से कम हम ये कोशिश करें कि 5 टाइम हम जाएं। हमने 5 साल के अंदर हम इस कार्य को पूरा करना चाहते हैं। इसका एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया है और इसका एक विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। देखिए, जब तक हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे और कोई डॉक्यूमेंट बनाने का कोई फायदा नहीं है। और अग्निपथ योजना के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के बीच डोईवाला रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। दरअसल अग्निपथ के विरोध में किसान सभी मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ किसान उप जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे, जिसके चलते डोईवाला रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। किसान यूनियन, किसान मजदूर यूनियन जो है डोईवाला की, उनका ज्ञापन देने का प्रोग्राम है SDM साहब को, जो गन्ना समिति में इकट्ठे होंगे। प्रिकॉशन हमने लिया है कि चूंकि किसान है इसलिए हमने पूरा फोर्स, ये RPF के इंस्पेक्टर साहब, मैं, RPF की टीम, हम लोग स्टेशन की सुरक्षा के लिए आए हैं और पूरा फोर्स इसी में लगाया गया है कि चूंकि अग्निपथ का एक प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोग उसे विरोध कर रहे हैं, तो उसी संबंध में हमने सुरक्षा की है। और धौलपुर जिले के ADJ कोर्ट ने 3 आरोपियों की अपील को खारिज करते हुए सजा को बरकरार रखा है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक संख्या 1 बाड़ी की ओर से सरकार बनाम हरवीर सिंह चौहान और अन्य आरोपियों को धारा 204 भारतीय दंड संहिता में अपराधी मानते हुए 2-2 साल के कारावास की सजा के साथ 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया था। आरोपियों ने फैसले को चुनौती देते हुए ADJ कोर्ट धौलपुर में अपील की थी, लेकिन न्यायाधीश ने परिवारवादी और विवादी दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद सजा को बरकरार रखा है। आपराधिक प्रकरण संख्या 77/2018 पुनवानी सरकार बनाम हरवीर सिंह व अन्य अपराध अंतर्गत धारा 204 भारतीय दंड संहिता में अभियुक्तगण हरवीर सिंह चौहान पुत्र सूबेदार सिंह निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर व सुगर सिंह पुत्र राजपाल सिंह निवासी नारायण कॉलोनी धौलपुर को धारा 204 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोष सिद्ध करते हुए 2-2 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के जुर्माना एवं अदम अदायगी जुर्माना 6-6 माह का साधारण कारावास प्रत्यक्ष भुगताए जाने के दंड से दंडित किया गया। और वहीं गुरुग्राम में हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नशे के खिलाफ 12 जून से 26 जून तक अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत नूह और पलवल जिले में बीते दिनों से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें भारी मात्रा में नशीले पदार्थ को टीम ने बरामद किया है और बरामद किए गए नशीले पदार्थ को आज गुरुग्राम के सेक्टर 37 की एक फैक्ट्री के मार्फत पुलिस के द्वारा नष्ट किया गया है। हरियाणा पुलिस के साउथ रेंज के
एडीजीपी एम रवि किरण की माने तो नष्ट किए गए नशीले पदार्थों में 31 किलो गांजा, 2 किलो डोडा पोस्त आदि नशीले पदार्थ शामिल हैं। और यही नहीं, हरियाणा पुलिस नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग पर भी नकेल कस रही है। एडीजीपी की माने तो हरियाणा पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऐसे गैंग की जानकारी जुटा रही है जो हरियाणा में नशे की तस्करी धड़ल्ले से कर रहे हैं, ताकि ऐसे गैंग पर कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके और हरियाणा को नशा मुक्त किया जा सके। 26 जून को वर्ल्ड एंटी ड्रग डे बनाया जाता है। ये यूएनओ की तरफ से घोषणा किया है और भारत सरकार का एनसीबीआई नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, वो 12 से 26 तक अभियान चला रही है। इसके सिलसिले में हमने नूह और पलवल डिस्ट्रिक्ट का ये 31 क्विंटल का गांजा है, 2 क्विंटल का डोडा पोस्ट को गुड़गांव में हमने इसको डिस्ट्रॉय करा दिया। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।